केसरिया बालम आनी पधारो मारे देश। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, वंदे मातरम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक शायर का कहना था कि जिसमें एक दूजे की खातिर जी सके इंसान, जिसमें एक दूजे की खातिर जी सके इंसान, 4 दिन की हो मगर जिंदगी खुशगवार हो। इस जिंदगी को खुशगवार तरीके से जीने के हम हर दिन कोशिश करते हैं, हर दिन जतन करते हैं अपनी हर जिंदगी की समस्या को निपटाने के लिए, अपनी जिंदगी को हमेशा आगे से आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कंट्रोल F5, यानी कि हर वक्त अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश। जैसे वर्क करते वक्त, काम करते वक्त आपका सिस्टम रिफ्रेश होता है, वैसे ही जिंदगी में हर दिन आप रिफ्रेश होते हैं और जिंदगी की नई डगर पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिंदगी की इस डगर पर आपको रिफ्रेश करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आपके साथ में काम करने वाले, और यकीनन वो भी जो इस वक्त आप हमसे मुखातिब हैं, यानी कि आपका दूरदर्शन परिवार। जी हाँ, इस अलबेलो राजस्थान के जरिए हर सुबह हम आपके सामने आते हैं और अक्सर आपसे किसी न किसी शख्सियत की मुलाकात को लेकर के आते हैं। 31 जुलाई बीत चुकी है, आज अगस्त की पहली तारीख है। पता नहीं चलता कि किस तरह से साल के 7 महीने गुजर गए और हम एक तरीके से साल के जो आगे आने वाला हाफ होता है, आगे आने वाला जो उत्तरार्ध होता है, उसमें प्रवेश कर गए। जैसे दिन बीता, हम जैसे जैसे हमें ध्यान में आता जाएगा, हम कैलेंडर को पलटते जाएंगे और एक बार नए सिरे से नए महीने की तैयारी करेंगे। 1 अगस्त 2025 आज जबकि हम आपसे मुखातिब हैं इस मंच पर, इस अलबेलो राजस्थान में आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बर्थडे फीलिंग। और ये हमने बच्चों से सीखा है कि जब बर्थडे कहा जाता है, किसी के जन्मदिन की बात कही जाती है, तो वो हमेशा बर्थडे सिंगल नहीं होता, वो हमेशा हैप्पी बर्थडे होता है, हैप्पी वाला बर्थडे। तो आज कहीं ना कहीं हमें उस हैप्पी वाले बर्थडे की फीलिंग आ रही है। अब आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आज अलबेलो राजस्थान के आपके इस प्यारे प्रोग्राम को पूरा 1 साल हो गया है। 1 अगस्त 2024 ये वो शुभ दिन था जब पहली बार अलबेलो राजस्थान को एक बार कंसेप्चुलाइज करके उसको पहली बार आपके सामने स्क्रीन पर उतारा गया। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 1 अगस्त 2024 का जो एक कार्यक्रम था, उसमें हमारे साथ जो मेहमान थे वो राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे शायर, एक लेखक, एक कवि, इकराम राजस्थानी जी, जो राजस्थान के उनके नाम में ही सिर्फ राजस्थानी नहीं है बल्कि राजस्थान का एक प्रतीक है। उनसे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद लगातार सिलसिला जारी रहा। एक से एक बढ़कर कलाकार, लोक कलाकार, लेखक, साहित्यकार, कवि और अलग अलग पेशों से जुड़ी हुई, अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज, व्यक्तित्व हमारे पास इस मंच पर आए और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को आपके सामने रखा और कहीं ना कहीं आपके जीवन का एक संदेश आपको दिया। लेकिन इनमें इस पूरी 1 साल की जीवन यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण रहा आप दर्शकों का प्यार। अलबेलो राजस्थान को जिस तरह से आपने प्यार, दुलार और स्नेह दिया, डीडी राजस्थान का उत्साह लगातार बढ़ता रहा। कोशिश इस बात की रही कि राजस्थान की, क्योंकि नाम है अलबेलो राजस्थान, हम वर्षों से बात करते आए हैं कि इस राजस्थान की संस्कृति, यहाँ की कला अलबेली है और वास्तव में पूरी दुनिया इस कला और संस्कृति की दीवानी है। इस
कला, संस्कृति और बहुत से शख्सियत जो व्यक्तित्व हैं उनके जीवन परिचय से आपको परिचित कराते रहे, लेकिन कहीं राजस्थान को पृष्ठभूमि में रखा और उस पृष्ठभूमि में रखते हुए आपको राजस्थान के अलग अलग रंगों से परिचित करवाया। ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहेगा, हमें उम्मीद है। और डीडी राजस्थान का यह प्रयास रहेगा कि इस अलबेलो राजस्थान में हम आपके लिए और नई नई ऐसी शख्सियत, कला के, साहित्य के, कविता के बहुत से रंग लेकर के आते रहें और आपकी ज़िंदगी को, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, कंट्रोल F5 यानी कि आपकी ज़िंदगी को रिफ्रेश करने का प्रयास करते रहें। अब इस प्रयास में कितने प्रयास हम सफल होते हैं, ये निश्चित रूप से आपका प्यार और स्नेह बताएगा। फिलहाल हम रुख करते हैं हम आज के इस कार्यक्रम की तरफ। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने इतना प्यार दिया अलबेलो राजस्थान का, और इस प्यार और दुलार पर डीडी राजस्थान खरा उतरेगा, इसका निरंतर प्रयास रहेगा। हमने आपसे निवेदन किया कि 1 अगस्त 2024 का जो कार्यक्रम था वो एक लेखक, एक ऐसे कवि और शायर से हुआ था। एक संयोग की बात है कि 1 अगस्त 2025 को, जबकि हम इसकी पहली सालगिरह मना रहे हैं, उसकी बधाई और शुभकामनाएं एक दूसरे के साथ ले रहे हैं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ एक लेखक ही हैं। वो बात अलग है कि उनका फील्ड अलग है, वो शायर कवि तो नहीं, लेकिन लेखन के ज़रिए उन्होंने अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। और इसके अलावा लेखक होने के साथ में वे एक ऐसे मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने बिल्कुल एक अलग क्षेत्र में अपना काम करना शुरू किया और आज उसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में उभर कर आए हैं। समय है कि आपको परिचित कराएं आज के हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान के रूप में। लेकिन सबसे पहले मैं निवेदन कर दूं कि मैं हूं इस समय आपके साथ आपका दोस्त गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी तरफ से भी नमस्कार और शुभकामनाएं। अलबेलो राजस्थान के इस कार्यक्रम के इस एपिसोड में, इस 1 साल पूरे होने के एपिसोड पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए बहुत प्रसन्नता है। समय है कि आपको परिचित कराएं हमारे आज के मेहमान से। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि पत्रकार और मीडिया कर्मी डॉक्टर महेंद्र मधुप। डॉक्टर महेंद्र मधुप, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर महेंद्र मधुप, अगर आप ये शक्ल आपने देखी, जब हमने आपका परिचय करवाया तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि अरे इनको तो बहुत देखा है, बहुत जाना है। होगा क्यों नहीं, क्योंकि डीडी राजस्थान और इससे पहले जो जयपुर दूरदर्शन, उसके बहुत से कार्यक्रमों में, और अगर सच कहूँ तो आज हमारा प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि ये एंकर के तौर पर डीडी राजस्थान से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आज आपकी जगह मैं बैठा हूँ और आज एंकर की जगह, क्यों आपने न जाने कितने प्रोग्राम एंकर किए हैं, तो आज आपकी जगह मुझे बैठने का सौभाग्य और आपको अतिथि रूप में पाने का मुझे सौभाग्य है। हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर महेंद्र मधुप जो वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं, आप फाउंडर हैं मिशन फॉरवर्ड साइंटिस्ट परिवार के। इसके अलावा आपको कृषि पत्रकारिता के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से आत्मानम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ICAR की तरफ से कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, उससे भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे अलबेलो राजस्थान के आज हम एक जो वर्षगांठ का एपिसोड कह सकते हैं, उसमें आपको पाकर के हमें बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। इससे पहले कि आपके जीवन के बारे में, आपकी शुरुआती जिंदगी के बारे में बात करें, क्योंकि परिचय से बात की शुरुआत होती है, आपके परिचय में हमने सबसे पहले कहा कि आप एक कृषि पत्रकार हैं। पत्रकारिता के यूं तो बहुत सारे माध्यम हो सकते थे, कला पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकार, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या राजनीतिक पत्रकारों की होती है। कृषि को ही पत्रकारिता के क्षेत्र में चुनने का क्या कारण रहा? उसके बाद आपके जीवन के कुछ पहलुओं पर आएंगे। गौरव, कृषि को मैंने पत्रकारिता के रूप में लिया, परंतु कृषि तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। मैंने सिर्फ फार्मर साइंटिस्ट, किसान वैज्ञानिक, इन्हीं के ऊपर पत्रकारिता की पिछले करीब 4 दशक से जी। और लगातार मैं काम करता रहा, और इसी का परिणाम है कि दुनिया में ये कहा जाता था 2016 से पहले एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक। भारत और भारत के बाहर पहली बार मैंने किसानों को नाम दिया फार्मर साइंटिस्ट, किसान वैज्ञानिक। आज पूरी दुनिया में ये नाम चर्चित है जी। तो जानना चाहेंगे कि आपका सबसे शुरुआत करना चाहेंगे आपके बचपन से, जन्म कहाँ हुआ और कहाँ पर शिक्षा दीक्षा हुई और कहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की? बिल्कुल जन्म से हम शुरू कर सकते हैं। कौन से शहर में जन्म हुआ आपका? 2 मार्च 1947 को सूर्य नगरी जोधपुर में मेरा जन्म हुआ जी। इसके बाद हम जयपुर आ गए।
जयपुर में मैं पढ़ता रहा। हमारे पिताजी विधानसभा में थे, ज्ञानमन लोढ़ा जी। और विधानसभा, पुरानी विधानसभा भवन में हम नीचे रहते थे। और उन्हीं समय लोगों से मिलते मिलते लगा कि प्रिंट मीडिया से भी जुड़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ें। 12 साल का था 1959 में। पहला सजीव कार्यक्रम मैंने आकाशवाणी जयपुर का किया, एक कहानी पढ़ी। और उसी समय जितने राज्य स्तरीय पत्र थे बड़े, जी। उन सब में मैं लिखने लगा। अच्छा, ये कब की, कौन से उम्र की बात है उस वक्त? 12 आपके साल 12 साल की उम्र में 12 ही साल आपने- की उम्र में, मतलब बाल लेखन से ही अभी आपकी जो शुरुआत हो आपके गई। राज्य स्तरीय समाचार पत्र हैं जी। और उस समय थे, उनमें मैं नियमित रूप से महीने में 1 या 2 बार मैं लिखता था। जी। पढ़ते पढ़ते लगा कि कुछ न कुछ नया किया जाए। फिर महाराजा कॉलेज जयपुर में, हाँ। जब मैं सेकेंड ईयर टीडीसी में था, तो मोहन मालवीय के पोते थे लक्ष्मीधर मालवीय, जी। वो संपर्क में आए जी। और तब संपादन की तरफ बढ़ा। 1966 में महाराजा कॉलेज पत्रिका का संपादन किया। अच्छा। फिर आर्ट्स फैकल्टी राजस्थान कॉलेज में चली गई। 1967 में राजस्थान कॉलेज की पत्रिका का मैंने जो संपादन लेखन किया। की तरफ जो झुकाव था, वो क्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुआ, स्वाभाविक। या उसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि, या आपने जैसे कहते हैं, क्योंकि एक कोई भी युवा हो चाहे बालक हो, उसके एक शब्द आता अपन इस्तेमाल करते हैं पीयर ग्रुप, उसका काफ़ी प्रभाव होता है। तो क्या आपके संपर्क में आपके परिजनों में से, आपके पेरेंट्स में से कोई ऐसे थे जिनका लेखन और साहित्य की तरफ झुकाव हो, जो संस्कार कहीं ना कहीं आप में आए हों? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं जी। मेरे पिताजी की 2 पुस्तकें आई थी, अच्छा, ज्ञानमन वो लोढ़ा भी की। लेखक थे? हाँ, जी, वो जी, लेखक जी, थे। जी। और नीति की कहानियाँ और ये। और मेरे जो चाचा जी हैं, वो अजमेर में लहर पत्रिका के संपादक थे और एक समय में श्रमजीवी पत्रकारों में अजमेर की पहचान लहर के माध्यम से सारे हिंदुस्तान में थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन दोनों का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा और उसी का प्रभाव है कि आज मैं लेखन और पत्रकारिता से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जोधपुर से आप जयपुर आए, जी। ये कौन सी उम्र में आए, ये घटित हुआ? मेरे ख्याल 4-5 साल की उम्र में 4-5 मैं साल आ की गया। उम्र से ही आ गए थे, यानी कि लालन पालन तो आपका जयपुर में ही हुआ था। क्योंकि ऐसा हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि जोधपुर की अपनी एक संस्कृति और जयपुर की अपनी एक संस्कृति है। हालांकि दोनों ही राजस्थान के 2 बड़े शहर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खान पान में, जो खान पान की तरफ और आत्मीयता की तरफ जोधपुर का जो झुकाव है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना पर जाता है। जोधपुर का असर मेरे पर ज़्यादा रहा। जी। मारवाड़ी में रहा और मेरे ख्याल से दूरदर्शन के जो मैंने 2-2,500 कार्यक्रमों की एंकरिंग की जी जी 82 से, उनमें राजस्थानी बोलना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जीवन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका कहीं ना कहीं उसके बोली चाली में भी वहाँ का प्रभाव ज़रूर था। अब हम बात कर रहे थे महाराजा कॉलेज से आपने जो मैगजीन थी उसके संपादन से आपकी लेखन के आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। उसके बाद वहाँ से मैं राजस्थान कॉलेज में गया और वहाँ भी बहुत अच्छे साहित्यकार लेखक थे, डॉक्टर नरेंद्र भानावत बगर जी, और जी। मैंने राजस्थान कॉलेज की पत्रिका का संपादन हाँ, किया। हाँ, हाँ। और उसके बाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पत्रकारिता में, और उस समय मैं ज़्यादा सक्रिय हुआ। एक साहित्यिक पत्रिका धीरा हमने उस समय निकाली। जी। फिर हिंदी विभाग की पत्रिका, जो उसका भी संपादक, मेरे ख्याल से मैं पहला व्यक्ति होऊंगा राजस्थान विश्वविद्यालय में जो लगातार 3 साल तक छात्र संपादक 3 अलग अलग संस्थानों में रहा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बड़ा उपलब्धि है। जी। और जब मैंने एमए किया, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त थे, जी। पारसी रंगमंच के थे। डॉक्टर जीएस सत्येंद्र थे, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, जो ब्रज साहित्य के चक्रवर्ती कहलाते थे। तो एमए के अंतिम वर्ष में मैंने कहा कि पत्रकारिता पे कुछ करें। तो डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में मैंने जयपुर की पत्र पत्रिकाओं का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान, इस पे लघु प्रबंध लिखा। अच्छा। और मेरे ख्याल से पत्रकारिता के इतिहास की वो पहली भूमिका थी। जब मैंने एमए कर लिया तो मैंने डॉक्टर सत्येंद्र से कहा कि सर मैं पत्रकारिता क्षेत्र में ही पीएचडी करना चाहता हूँ। तो उनके अंतर्गत मेरा पंजीयन हुआ राजस्थान की पत्रकारिता पर, साहित्यिक पत्रकारिता पर। जी। और ये मैंने करीब 3 साल काम किया और जनवरी 73 में मुझे पीएचडी उपाधि प्राप्त हुई। जी। राजस्थान में पत्रकारिता क्षेत्र में ये पहली पीएचडी उपाधि। अच्छा, तो मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में पीएचडी करने वाले, डॉक्टर की उपाधि पाने वाले आप पहले व्यक्ति थे। बहुत बड़ी अच्छी बात है। जी। तो 75 बीता तो दिमाग में आया कि पीएचडी और इन कामों से क्या होगा। जी। तो
मैंने जो ही PhD की जनवरी 73 में, और मैंने राजस्थान छोड़ा, हरियाणा चला गया। अच्छा। हरियाणा में मैं 2 साल साधुओं के बीच में रहा और मैंने सोचा कि देखें, गांव-गांव जाके देखें क्या परिवर्तन होता है। पर तो मन ये क्या जीवन का एक आध्यात्मिक परिवर्तन था कि आध्यात्मिक नहीं, तो मेरे दिमाग में ये था कि जो अन्नदाता किसान है, जिसका कोई भी नहीं है, उसके लिए क्या काम कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा हरियाणा चुने, लोग कहते हैं अच्छा उत्पादन होता है, ये होता है। 1 साल तक मैं साधुओं के साथ हरियाणा, पंजाब इनमें रहा, पर लगने लगा कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जी। तो मैंने अलविदा कहा। 1974 में मैं फरीदाबाद आ गया, हरियाणा में। और फरीदाबाद आने के बाद मैंने कोशिश करी, और परिवर्तन देखो, जो लोग सोच समझ के करते हैं परिवर्तन लाएंगे। बंगाल रहा, मैं उत्तर प्रदेश रहा, सब जगह रहा, और मैंने प्रयास किया। वहाँ भी मन नहीं माना कि अच्छा नहीं हो सकता। और इन सब के बीच में टीवी के प्रोग्राम्स में देखता रहता था, लोग संपर्क में रहते थे, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पत्रिकाओं में मैं देखता रहता था। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मुझे वापस राजस्थान लौटना पड़ा। अच्छा। और 6 जुलाई 1976 को मैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड से जुड़ गया। जी, चलिए आपके जीवन के कुछ पहलुओं पर, क्योंकि आपके जीवन का एक अध्याय जो है वो हम ले चुके हैं। एक और विशेष बात हम करना चाहेंगे। अपने कार्यक्रम के शुरू में बात की थी कि 31 जुलाई का दिन बीत चुका, आज हम 1 अगस्त की तरफ हैं। 31 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ख़ास होता है, इसलिए क्योंकि वो जो दिन है वो भारतीय जो सिनेमा है उसके एक अद्वितीय पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब की जयंती का दिन भी है, क्योंकि उनके पुण्यतिथि का दिन है। क्योंकि 31 जुलाई का वो दिन था जबकि मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़ करके हमसे विदा हो गए थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ अपने शरीर के साथ में इस दुनिया से विदा हुए थे, उनकी आवाज़, उनकी शख्सियत वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज निश्चित रूप से अलबेलो राजस्थान के इस मंच से हम उस अमर गायक को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। और 1-2 छोटी सी बातें हम आपको उनके बारे में बहुत रुचिकर बताना चाहेंगे, क्योंकि मधुर साहब ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं, कि ज़िंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देते हैं। हम में से बहुत सारे संगीत प्रेमी जानते होंगे कि अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। बचपन से, जैसे कि आपने बताया कि 13 साल के बहुत बचपन से ही आपने लेखक की तरफ जुड़ गए थे, लेकिन उसी तरह मोहम्मद रफ़ी साहब को भी बिल्कुल बचपन से संगीत का शौक़ इस तरह से हुआ क्योंकि इनके पिता वालिद की हेयर ड्रेसर की शॉप थी। हेयर ड्रेसर की शॉप में जब वो बैठा करते थे तो उसके पास से एक जो फ़कीर जाया करता था, उसकी आवाज़ को वो सुना करते थे, उसको कॉपी करते थे, और कहीं ना कहीं उसी से उनके ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। लाहौर के अंदर एक कार्यक्रम था कि कुंदन लाल सहगल जो उनके फेवरेट थे, उनका कंसर्ट होना था। अचानक बिजली चली गई। बिजली चले जाने के बाद में पब्लिक बेकाबू होने लग गई। ऐसे समय में मात्र 13 साल के मोहम्मद रफ़ी साहब के जो भाई थे अब्दुल हामिद, उन्होंने आयोजकों से एक प्रार्थना की कि क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करने के सहगल साहब को आने में तो थोड़ा सा समय है, आप इनको थोड़ा सा गाने का मौका दीजिए। वो एक पल ऐसा था कि उसके बाद से मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिस तरह से स्टेज के ऊपर गाना गाया, उनके एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में, उसके बाद से उन्होंने ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब को नमन करते हैं। 31 जुलाई 1980 का वो दिन था जब, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो हमें इस दुनिया को छोड़ गए थे। आज 45 साल हो गए हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण दिन भी आज है, क्योंकि 1980 के बाद में आज 1 अगस्त 1975 का दिन बहुत ख़ास है दूरदर्शन प्रसारण के क्षेत्र में। हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर महेंद्र मधुप साहब से। सर, आपके परिचय में से भी हमने आपको कहा कि आपका बहुत लंबा जुड़ाव रहा है दूरदर्शन से। बहुत लंबे समय से आप न सिर्फ कार्यक्रम के एंकरिंग में, बल्कि आपने इसकी प्रक्रिया को भी बहुत ध्यान से देखा है। 1 अगस्त 1975 का दिन दूरदर्शन प्रसारण के क्षेत्र में किस लिए महत्वपूर्ण कहेंगे? आज मेरे ख्याल से 6 प्रदेशों के लिए ऐतिहासिक दिन है जी। 1 अगस्त 1975 को पहला टीवी प्रसारण देखा गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा,
इनके 6 राज्यों को क्लस्टर कहा जाता था जी। और क्लस्टर के माध्यम से किसानों को छांटा गया कि किसानों को इसमें लिया जाए और ये प्रयास किया गया कि 1 अगस्त 1975 के दिन ये कार्यक्रम को एक डायरेक्ट रिसीविंग सेट 2400 गांवों में दिया गया। अच्छा। और 20 जिले इसमें शामिल थे इन 6 प्रदेशों के, और उसके माध्यम से सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम देखा गया। एक प्रश्न जो हमारे जहन मैं आता इसकी है एक पृष्ठभूमि में जी, बताना जी, चाहूँ। जी 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 वही हम जानना चाह रहे थे। गुजरात में खेड़ा प्रोजेक्ट था। अच्छा। वह इसलिए था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जानकारी पहुंचा सके। जी। इसी के अंतर्गत साइट कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अच्छा। जो नासा और इसरो इन दोनों के माध्यम से था। ATS 6 उपग्रह छोड़ा गया और इसके माध्यम से प्रयास किया गया कि हम 6 प्रदेशों में पहली बार उपस्थिति दें। अच्छा। उस समय ये समस्या आई कि हिंदी प्रदेश भी थे और अहिंदी प्रदेश भी थे। बेस स्टेशन बनाए गए हिंदी के। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, इसके लिए दिल्ली को बनाया गया। आंध्र प्रदेश जो था और कर्नाटक, जी। इनके लिए हैदराबाद को बनाया गया। जी। और उड़ीसा के लिए जो बेस स्टेशन बनाया गया, कटक को बनाया गया। फिर आया कि इन गांवों में जब अपने को दिखाना है, गांव में किसानों का चयन करना है, तो फरवरी 75 तक कोशिश की गई कि गांवों का चयन हो। 1,000 गांव एक राज्य में चुने गए। अच्छा। बाद में 400 जो गांव हैं, एक क्लस्टर एक राज्य में चुने गए। जी। राजस्थान में जयपुर, कोटा और सवाई माधोपुर। अच्छा। ये गांव जो थे इन जिलों में स्थित थे। इनकी अच्छा। 27 पंचायत समितियों के 388 गांवों में चुना गया और सबको ATV सेट दिए गए। और आपको उस समय जब 1 अगस्त 75 को ये कार्यक्रम पहली बार दिखाया गया, उस समय दूरदर्शन नाम नहीं था। हाँ। अच्छा। TV उसमें था टेलीविजन इंडिया। टेलीविजन जी, इंडिया। जी। और उस समय स्वतंत्र नहीं था टेलीविजन, भारत में जो सरकारी टेलीविजन, वो आकाशवाणी के अंतर्गत था। अच्छा। 1975 में सुमित्रा नंदन पंत जी। उन्होंने दूरदर्शन नाम रखा। अच्छा। आपको ये होगा, लेकिन बहुत ही सार्थक नाम है। सार्थक जी, नाम था। जी। और 1975 में ही इसकी सिग्नेचर ट्यून बनी और सिग्नेचर ट्यून बनाई सितार वादक रविशंकर ने। अच्छा। और उनको सहयोग दिया उस्ताद अहमद हुसैन खान ने। जी। फिर ये आया कि इसकी डिजाइनिंग की जाए, जो आपका क्योंकि वो एक मोन्टाज जो लोगो दिखाई जैसे दे हम रहा देख रहे है, हैं कि लोगो घूमता दिखाई हुआ दे आ रहा है। हम एक बार देखते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तरह से गोल घेरे में घूमता हुआ पीछे से सूरज की तरह से उभरता हुआ है, तो इसके पीछे ये इसकी डिजाइनिंग किसकी तरफ से की गई? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, इसके बच्चों को सौंपा गया है कि आप डिजाइन बनाओ। जी। वहाँ देवाशीष भट्टाचार्य एक छात्र था। अच्छा। उसने जो डिजाइन बनाई, यही आपका ये लोगो आपको जो दिखाई क्योंकि दे रहा है। क्योंकि इस समय आजकल ये हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर चैनल्स जो हैं वो 24 घंटे प्रसारण के हैं, तो 24 घंटे के प्रसारण में किसी प्रसारण के आरंभ और अंत की बात होती नहीं, क्योंकि अनवरत चलता रहता है। लेकिन उस समय में जबकि एक 24 घंटे से कम का प्रसारण होता था, तो इस सिग्नेचर ट्यून और इस लोगों के साथ में जब दूरदर्शन शुरू होता था, तो कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी उमंग, एक उल्लास वाला माहौल जो हो जाता था। 1 अगस्त 1975 को जी। ATS 6 से ये दिखाई देने लगा। और उस समय मैं तो नहीं जुड़ा हुआ था, बाद में जुड़ा। जी। और कार्यक्रम ये बनते थे। राजस्थान में 2 जनसंपर्क निदेशक थे, सत्यनारायण सिंह और KL कोचर। जी। ये उन दिनों कार्यक्रमों में बड़ा जाया करते थे और अब दोनों ही व्यक्ति नहीं रहे। जी। और ये सैटेलाइट 1 साल तक चला। जी। और 31 जुलाई 1976 को ये बंद हो गया। जी। पर उस साल की मैं ये घटना और बताना चाहता हूँ जी, कि जी। आज अत्यंत महत्वपूर्ण बहुत अलबेलो जी, राजस्थान जी, की भी वर्षगांठ है। 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन आकाशवाणी से अलग हुआ और स्वतंत्र संस्था बना। अच्छा। और तब ये समस्या आई कि भाई वो कार्यक्रम तो बंद हो गए, क्या करें। 9 महीने तक ये स्थिति रही कि मतलब कार्यक्रम लोग नहीं देख पाए। जयपुर में नाहरगढ़ पर
10 किलोवाट का यहाँ एक ट्रांसमीटर। प्रश्न जो हमारे जहन में काफ़ी देर से आ रहा है, जैसे कि हम जब कभी भी राजस्थान में दूरदर्शन के हमने बात की है तो जयपुर दूरदर्शन के लिए हम 1987 का साल हमने कई बार हम उल्लेख करते रहे कि 1987 में जयपुर दूरदर्शन के स्टूडियो और ये सारा निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1975 की। तो अब जबकि हम इस अलबोले राजस्थान के मंच पर हैं और जबकि हमारे सामने बहुत बड़ा एक स्टूडियो है और बात पर स्टूडियो है और उसको हम बात कर कार्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, उस समय में किस तरह से निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, आखिर वो प्रोग्राम बनते कैसे थे? जी, मैं आपको ये बता रहा था 9 महीने बन रहा, 1 मार्च 1977 को ये वापस प्रारंभ हुआ। नाम हुआ उपग्रह दूरदर्शन केंद्र। अच्छा। दिल्ली के मंडी हाउस में ये होता था जी। 3 प्रदेशों में कार्यक्रम दिखाए जाते थे, तीनों में ट्रांसमीटर लगे हुए थे। जयपुर में आपको कहा नारगढ़ में लगा हुआ था। ये कार्यक्रम तीनों प्रदेशों के लोग आते थे, विशेषज्ञ। एक स्टूडियो था, एक कैमरा था मंडी हाउस में, वहाँ पे कार्यक्रम रिकॉर्ड होते थे। फिर उनके जो टैप हैं, पहले जयपुर बज गया, फिर मुजफ्फरपुर हो गया, फिर रायपुर हो गया। अच्छा। तीनों केंद्रों पर ये कार्यक्रम दिखाए जाते थे और लगभग ये प्रक्रिया चलती रही। जो दिल्ली में यूडीके जो था, यूडीके में जो निदेशक होता था, उसकी अध्यक्षता में एक समिति थी जो तीनों राज्यों में जाती रहती थी, मीटिंग्स होती थी। अच्छा। 1982 में मैं एंकर के रूप में इस कार्यक्रम में जुड़ा। और उस समय मुझे लगता था कि कम से कम महीने में 20 या 22 दिन तो मैं ही एंकरिंग करता था। अच्छा। उस समय और लगातार जुड़ते थे। उस समय जो निदेशक उपग्रह दूरदर्शन के थे, गोपाल सक्सेना, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, उनकी अध्यक्षता में एक अंतर्राज्यीय समिति थी। उस समिति के माध्यम से हम राज्यों में जाते रहते थे और ये कोशिश करते थे फील्ड रिकॉर्डिंग हो और अच्छे कार्यक्रम बने। फिर हमने एक राज्य स्तरीय भी समिति थी जो कृषि सचिव की अध्यक्षता में होती थी। उसका मैं सदस्य सचिव रहा। मैं करीब 20 साल तक मैं सदस्य सचिव रहा। एक परिवार के तरह उन दिनों होता था। एक तो कैमरा, एक स्टूडियो। युवराज कुलश्रेष्ठ हैं, वहाँ पर उस समय सहायक अभियंता थे। विमला मित्तल सहायक वहाँ पे केंद्र निदेशक थी, जो 5 साल तक यहाँ पे निदेशक रही। और उनके जीवन साथी भी यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रमुख रहे करीब 5 साल तक। वो तो 75 में जब ये आप मैंने बताया प्रारंभ हुआ, तब दूरदर्शन में दिल्ली में वो है जो इंजीनियर के रूप में उसमें जुड़े हुए थे। और यहाँ जो अपन करते किस तरह के कार्यक्रमों का निर्माण होता था? जी, अब मैं कार्यक्रमों पे आता हूँ। जी। एक कैमरे से जो कार्यक्रम रिकॉर्ड हुए अद्भुत थे। कोई भी विषय नहीं था जिस पे कि कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग नहीं होती। कार्यक्रमों का मुख्य विषय क्या रहता था? कृषक, ग्रामीण जनजीवन, कृषि, संस्कृति, लोक संगीत, अच्छा, युवा, महिलाएं, जो कार्यक्रम यहाँ पर आप देख रहे हैं, लगभग वो सारे कार्यक्रम होते थे। ये जरूर है कि वहाँ पर स्टूडियो एक था, इसलिए 70-80% कार्यक्रम वहाँ पे उद्यान जो था मंडी हाउस का, अच्छा। उस उद्यान में रिकॉर्ड होते थे। और ऐसा पारिवारिक कार्यक्रम था, हम रात को बैठते थे बस में और वहाँ पहुँचते थे। जो भी व्यक्ति था, जब सुबह पहुँचते थे तो सबसे पहले केंद्र निदेशक आते थे। मैं क्योंकि 87 से पहले तक तो वहीं रिकॉर्ड होते थे। वो कहते थे, मधुप जी कार्यक्रम होते ही खाना आप हमारे साथ खाएंगे। अच्छा। प्रोड्यूसर कहते थे घर से खाना बना के लाते थे, मेरे लिए नहीं, हर कलाकार के लिए, कि भाई खाना हम घर से लाए हैं सर, तो कहते आप भी आ जाना, अपन साथ मिलकर खाना खाएंगे। परिवार की तरह मतलब एक तरीके से आपको ये कार्य नहीं लगता था, बल्कि एक परिवार के जैसा दूसरा घर था वहाँ पर। और आप ये देखिए कि मोलेला और फड़कला, इस पे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले अपने को। और राजस्थान तो इतना छाया हुआ था कि रायपुर में हमारी मीटिंग थी और रायपुर की मीटिंग में रमेश अग्रवाल थे, अब भी जीवित हैं, गुड़गांव में रहते हैं, उसमें प्रभारी थे। तो मीटिंग के बाद एक कार्टून छापा एक दैनिक अखबार ने। ये दूरदर्शन का जयपुर केंद्र,
क्यों आधे से जो क्योंकि अधिक कार्यक्रम जो थे, है वो जयपुर आधारित है। जयपुर ये के हम थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि जैसा कि मधुप साहब की बातचीत से लगता है कि साधन बहुत सीमित थे लेकिन काम करने का जज्बा बहुत था। तो मोलेला और फड़ कला पर आधारित कार्यक्रम को जैसा कि आपने बताया कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो सीमित संसाधनों में ज़्यादा मतलब पुरस्कार प्राप्त करना और उत्कृष्ट कार्यक्रमों का निर्माण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हम जारी रख तो सकते फिर वहाँ से जो प्रोड्यूसर्स आते थे, हैं। जी हम रहते थे जयपुर में जो चर्च रोड पे मूर्ति भवन में, संभव ही नहीं था कि दूरदर्शन या आकाशवाणी का कोई व्यक्ति जयपुर आए जी और हमसे नहीं मिले। मतलब ऐसा पारिवारिक हमारा रहा। परंतु धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि अब समय बदल रहा है। 82 में जो एशियाड आया, कलर टीवी आया, तब कलर रिकॉर्डिंग आने लगी कि अलग से केंद्र बनाया जाए। जी तो उस समय जयपुर का जो स्टूडियो बन के तैयार हो गया था। अच्छा। मुझे याद है कि मई 87 का दिन था जब अंतिम चौपाल कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया। उस कार्यक्रम का मैं एंकर रहा। जी और फिर जब 6 जुलाई 1987 मैं इसकी चर्चा करूं आज, जी, बिल्कुल। यह पहला कार्यक्रम उस दिन टेलीकास्ट हुआ जब कोई केंद्र का स्टूडियो चालू होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सब कुछ होते हैं। उस समय जयपुर दूरदर्शन ने निर्णय लिया, भीषण अकाल के कारण कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं। अच्छा। और उस समय राजस्थान के अकाल पे कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया और मुख्यमंत्री का संदेश था। पहले कार्यक्रम का एंकर मैं रहा और मुझे याद है उस समय एपी शर्मा थे और एपी शर्मा ने रिकॉर्ड किया। हमने यहाँ से टैप लिया। टैप लेने के बाद हमारी प्रचार वाहन थी, उस प्रचार वाहन में हमने बीच में मिठाई खरीदी, नारगढ़ गए। अच्छा। नारगढ़ में जाके वो टैप बजाया, पहला कार्यक्रम था। जसवंत सिंह भी उस समय साथ थे और उसके बाद हमने वहाँ मिठाई बांटी। तो पहले कार्यक्रम का अद्भुत अनुभव हमारे साथ रहा और मैं तो कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का जो बड़ा क्षेत्र है। मैं एक और बताऊँ, 1990 में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने एक समिति बनाई थी कृषि विपणन पर जी और शंकर लाल गुरु की अध्यक्षता में। उस कमेटी में मैं विशेषज्ञ के रूप में पूरे देश में मुझे घूमना मिला। उसी ने डीडी किसान की सिफारिश की थी। अच्छा। डीडी। अच्छा। तो ये यात्रा जो चलती रही, मतलब पूरी तरह से किसानों को समर्पित एक पूरा एक डेडिकेटेड चैनल जो है उसकी स्थापना का विचार आया। तो जब हमने वहाँ की यात्रा करने के बाद यहाँ की इस कालखंड में कुछ बातें मैं आपसे और साझा करना चाहूँगा। 2005 में जब राज्य कृषि विपणन हम बोर्ड से, उसकी बात तो हम चर्चा जारी रखेंगे। जैसे 6 जुलाई 1982 के बाद में आपने बताया कि जयपुर दूरदर्शन की 6 जुलाई शुरुआत है। 1987 6 जुलाई 1987 से दूरदर्शन के कार्यक्रम विधिवत आरंभ हो गए थे, कार्यक्रम निर्माण आरंभ हो गया और तब से ये सिलसिला लगातार जारी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जो त्रिवेणी है उसका सतत प्रयास जयपुर दूरदर्शन, जो आज डीडी राजस्थान के रूप में पुष्पित और पल्लवित हो चुका है, आज दर्शकों की सेवा में लगातार इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। हमारी बातचीत जारी रखेंगे लेकिन उससे पहले चर्चा करें आज की खास बात। 1 अगस्त से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास यह है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर वर्ष आज यानी 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन उन साहसी पर्वतारोहण को समर्पित है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को फतेह करके न सिर्फ खुद की सीमाओं को पार करते हैं बल्कि दुनिया को साहस, धैर्य और मेहनत का संदेश भी देते हैं। पर्वतारोहण एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण गतिविधि है जो मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों की परीक्षा लेती है। आज का दिन एक और भी बात के लिए महत्वपूर्ण है। कमला नेहरू का जन्म 1 अगस्त 1899 को दिल्ली में हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका निधन 28 फरवरी 1936 को हुआ था। उनका त्याग और संघर्ष आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। टोकास का जन्म 1 अगस्त 1993 को दिल्ली के मुनीरका में हुआ था। वे भारत के एक प्रतिभाशाली मुक्केबाज हैं जो वेल्टरवेट यानी कि 67 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया था।
गोविंद मिश्र एक प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार हैं जिनका जन्म 1 अगस्त 1939 को उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। वे हिंदी साहित्य जगत में अपने उपन्यासों, कहानियों और निबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी लेखनी में ग्रामीण जीवन, सामाजिक यथार्थ और मानवीय भावनाओं की गहराई देखने को मिलती है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान जैसे कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वे समकालीन साहित्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। आज का दिन हिंदी सिनेमा की एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री से भी जुड़ा है, मीना कुमारी। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। ट्रेजेडी क्वीन वो टाइटल था, वो उपमा थी जो उन्हें मिली थी, उसके नाम से वो बहुत मशहूर रही। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। आज का दिन हिंदी सिनेमा से जुड़े एक और व्यक्तित्व को भी समर्पित है, भगवान दादा। उन्हें भगवान के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1913 को। वे भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल 1 अगस्त का दिन भारत के एक महान सपूत, राष्ट्रवाद के प्रखर नेता और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें जो आज 1 अगस्त 1993 से जुड़ी हुई थी। आज के खास दिन में हमने उनकी जानकारी दी। उन बातों में कुछ और चर्चा करेंगे, हम जारी रख सकते हैं। हम बात कर रहे थे आज के इस महत्वपूर्ण दिन की, क्योंकि किस तरह से महत्वपूर्ण दिन है दूरदर्शन के प्रसारण के दृष्टि से। जी, मैं जयपुर दूरदर्शन की कुछ बातें करना चाहूँगा। बिल्कुल। 2005 में जब मैं कृषि विपणन बोर्ड से कार्य मुक्त हुआ तो मुझे उस साल केंद्रीय हिंदी संस्थान का 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया जी। आत्माराम पुरस्कार, जिसका हमने आरंभ में जिक्र किया, जो जयंत विष्णु नार्लिकर वगैरह को भी दिया गया था। राष्ट्रपति भवन में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जब पुरस्कार दिया तो उस समय ये पढ़ा गया कि जयपुर दूरदर्शन के चौपाल कार्यक्रम के कारण इनको पूरे राज्य में हर गांव में पहुंचाना जाता है। अच्छा, बहुत और चौपाल ने मेरी जिंदगी बहुत बदली। और उसके 1 साल के बाद फिर आया 2007 जब केंद्रीय हिंदी संस्थान HRD मिनिस्ट्री ने फिर 1 लाख रुपए का चौधरी चरण सिंह पुरस्कार मुझे दिया। और 1 लाख का पुरस्कार देने के बाद ये दोनों राशि मैंने किसानों के बच्चों के लिए खर्च की। फिर आया 2007 बीता तो उन दिनों मैं लगातार करता रहता था। मेरे उन कार्यक्रमों में इन्होंने जयपुर दूरदर्शन ने भी कई सारे कार्यक्रम किए। तो जैसे जयपुर दूरदर्शन की जब हम बात करें तो हम कई बार बात करते हैं कि जयपुर दूरदर्शन ने अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग लोगों की रुचि से जुड़े हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हमने बात की कृषि से जुड़े हुए कार्यक्रम चौपाल की, और ऐसे कौन से कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहे जो आम जनता, आम जनमानस में आज भी छाए हुए हैं, जिनका आप उल्लेख करना चाहेंगे? प्रश्नोत्तरी रहा जी। 1993 में ये कार्यक्रम चालू किया गया, महेंद्र सुराणा जी थे, और 2013 में इसको सर्वाधिक देखे जाने वाले कार्यक्रमों में मैं था जी। शायद 1990 करीब बात होगी जब रामेंद्र सरीन का दायरे धारावाहिक बना। जो आप प्रश्नोत्तरी के बारे में जो आप बात कर रहे थे, एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रश्नोत्तरी आज भी निरंतर जारी है। वो जो और बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है क्योंकि इसमें जो मनोरंजन के साथ में जो सूचनाओं का जो समावेश है और लोगों को जोड़े रखने का जो एक मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आम जनता को, हमारे आम दर्शकों को बहुत पसंद आता है। हम बात कर रहे थे दायरे की जी। रामेंद्र सरीन जो हैं उन्होंने दायरे धारावाहिक बनाया। राष्ट्रीय स्वर्णिम समय में अपने अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे सब पे दिखाया गया। बहुचर्चित वो कार्यक्रम रहा। मेरे लिए तो ये रहा कि मेरी दोनों बेटियां उस धारावाहिक में उन्होंने काम किया और एक ऐसा अनुभव रहा। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ये सोचा था कि चौपाल होता है पर एक ऐसा कार्यक्रम बने जो नए जमाने से लोगों को, कृषि दर्शन 2005 में इसके पहले कार्यक्रम का मैं एंकर रहा और ये कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ। तत्कालीन कृषि मंत्री भी कहते थे कि जयपुर का जो ये कार्यक्रम है अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो
सारे कार्यक्रमों में, आप स्वास्थ्य कार्यक्रम देखो, बिल्कुल नए प्रयोग किए गए, गांव से घर घर से लोगों को जोड़ा गया। आपका बच्चों के कार्यक्रम थे, उन्होंने अद्भुत प्रयोग किए बच्चों को अलग अलग ट्रेनिंग देने के लिए। उन्होंने महिलाओं के कार्यक्रम किए, उनमें महिलाओं को बुलंद बनाने की कोशिश की गई, ये नहीं क्या करो। तो सारे कार्यक्रमों में ये था, एक व्यक्तित्व उभरे समाज में, बच्चों का, महिलाओं का, बड़े लोगों का, और कई सारे पुरस्कार भी मिले। इन सब कार्यक्रमों के पीछे उद्देश्य था ज्ञान दें, ज्ञान आवश्यक है, पर जो भी दर्शक हमारा देखे वो बुलंद होकर जीवन को जी सके, ये एक बहुत बड़ी कोशिश की गई। और इसी कोशिश का परिणाम है कि यहाँ के धारावाहिक हों, यहाँ के कार्यक्रम हों, उनकी देश भर में सराहना होती थी। कई कार्यक्रमों में मैंने देखा है कि जो दिल्ली दूरदर्शन के जो लोग वहाँ एंकरिंग करते थे, वहाँ यहाँ पर एंकरिंग करने का आने लगे। और जैसे मैंने आपको विमला मित्तल बताया, 14 भाषाएं जानती थी वो। अच्छा, और उनके टाइम में जो चालू हुआ, तो एक ऐसा परिवार रहा ये। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार जो 2016 में मैंने बताया, मैं उसकी चर्चा कर, इसमें भी दूरदर्शन की बड़ी भूमिका है। जिसका नाम का हम जिक्र करते हैं तो मिशन साइंटिस्ट फार्मर साइंटिस्ट परिवार, तो परिवार को जोड़े रखने का क्या इसका प्रयोजन रहा? देखिए, 2016 में मैंने सारे कार्यक्रम बंद किए। 12 साल तक ये राष्ट्रीय पत्रिका का संपादक रहा। तो मैंने सोचा कि अब सिर्फ किसानों के लिए काम करेंगे। उस समय हमने नेट पे चेक किया, गूगल पे चेक किया, तो पता लगा कि कृषि वैज्ञानिक कहते हैं जो नौकरी करते हैं, किसान वैज्ञानिक नाम कहीं भी नहीं है। तो हमने कहा फार्मर साइंटिस्ट, किसान वैज्ञानिक, ये नाम रखा जाए। और हमने किसान वैज्ञानिक नाम रखा। और फिर आया, जीवन तो बहुत छोटा है, परिवार ने हमें संस्कार दिए, तो जिन संस्कारों को दिया उन संस्कारों का अनुरूप अगर 100 आदमियों का भी जीवन हम बदल दें तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत अच्छी बात। तो हम मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार, इसमें मेरा, जब मैं 2016 में चालू किया, अब तो मैं 78 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ, तो 100 लोगों के लिए मैंने सोचा था जिंदगी बदलूंगा। और दूरदर्शन ने लगातार उसके लिए साथ दिया। कई राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं ने स्तंभ छापा। मैंने कहा सर्वाधिक खेतों के वैज्ञानिक स्तंभ मेरा ख्याल से देश में किसी का भी इतना लंबा नहीं छपा। हमने ये प्रयास किया, किसानों से कहें तुम आत्मनिर्भर हो जाओ। अच्छा। समर्थन मूल्य को भूल जाओ, सहायताओं को भूल जाओ, कर्जे को भूल जाओ, मैं तुम्हें पहचान दूंगा और तुम आगे बढ़ो। तो जिन लोगों ने इनोवेटिव फार्मर्स थे उनके लिए मैंने लिखना चालू किया। कृषि मैंने पढ़ी नहीं, नौकरी तो की, पर मैंने कोशिश की कि जिन लोगों को 150 लोग जानते हैं उन लोगों को 5-7 लाख लोग उनका पता, ईमेल एड्रेस, गांव का पता जान जाए, उनमें से 5000 लोग पहुंच जाएं तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो 2016 में हमने ये प्रारंभ किया। फिर गांव वाले कहने लगे साहब घर वाले ही हमें दुत्कारते हैं, कईयों को घर से निकाल दिया कि तुम छप्पर तो लगाता नहीं है, तूने जो ठीक है ट्रैक्टर की जगह पे 10,000 रुपये की मशीन बनाई जो काम आ जाती है, तो नालायक है, चला जा। तो मैंने किताबों की श्रृंखला चालू की 4 अन्वेषक किसानों की, जिनमें उनका जन्म कहाँ हुआ, पैदा, उसके बाद कहाँ पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े, बच्चे कैसे रहे, कैसे घर से निकाला। तो घर वाले पढ़ने लगे, बड़े खुश हुए और दुनिया भर में जब ये पुस्तकें जाने लगी, फिर विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ किया, उन्होंने खेतों के वैज्ञानिक फार्मर साइंटिस्ट उपाधि देना चालू किया। धर्मवीर कंबोज यहाँ पर आए थे अपने, वो याद है 2006 या 7 की बात होगी, रिक्शा चलाते थे दिल्ली में। अच्छा। सड़क पे सोते थे। और अब तो मेरे ख्याल से देश में सर्वाधिक चर्चित नाम है धर्मवीर कंबोज। अच्छा। का। तो अपन ने यहाँ पर गार्डन में अपन ने इनका प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, और प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद वो व्यक्ति आज IIM में क्लासेज लेता है। अच्छा। जो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब उनका जीवन बदल गया। तो जिन 100 लोगों के साथ मैंने काम किया, उन 100 लोगों पे में से 56 पे मैंने पुस्तक लिखी। और उनमें से करीब कई लोग तो हैं कि नाम लिखना भी नहीं जानते थे। मैंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने मन में सोचा जिन लोगों को करना है तो एक प्रशिक्षण बुजुर्गों को मत दो, बच्चों को दो। तो मैंने उनके बच्चों को भी फार्मर साइंटिस्ट के रूप में पनपाना चालू किया। बहुत सुंदर। क्योंकि यहाँ हमारा एक प्रश्न है, मैं एक लाइन में अपनी पूरी कर लूँ।
मैंने कहा, बच्चे कहते थे पापा खेती में आप ऐसे काम करो, खाली समय में कुटीर उद्योग लगाओ, जब समय बचेगा तो हम जो उसका प्रोसेसिंग करेंगे और फिर मार्केटिंग करेंगे। उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार में बेचना, तीनों काम किसान जब तक नहीं करता उसकी ज़िंदगी नहीं। यही दुनिया भर में, मैं जब यूके गया, स्विट्ज़रलैंड गया और कंट्रीज में गया, तो मैंने सब जगह तीनों काम करते हैं। ये 100 लोग वो सब काम करने लगे। उन 80 लोगों में से तो 20 लोग तो करोड़पति हो गए, कई को पद्मश्री मिल गया। और कई बार आप कहते परिवार जी, मैं कहता हूँ भाई मैं तो अकेला हूँ, तो अगर आप आगे बढ़ जाओ तो मुझे फ़ोन करना बंद कर दो, और फ़ोन करना बंद करने के बाद आप भी 10 लेकिन लोगों की अगर ज़िंदगी उनका बदल आगे बढ़ना जो है वो ही आपके लिए सफलता होगी और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपका जो मिशन है वो सफल रहा। नहीं, मैं अगर- यहाँ जी, आपको टोकना चाहूँगा। जी जी परिवार मैंने इसलिए बनाया, मैं 58 की उम्र में सेवानिवृत्त हुआ, और उस समय अगर मैंने कुछ नहीं किया होता जी तो मैं बीमार पड़ता, जी जी या मैं घर में बोलता रहता, विवाद होता घर में। जी। तो मैंने स्वस्थ रहने के लिए ये पॉजिटिविटी चुनी, और मेरे मन में ये था। मैंने अभी पुणे में विश्वविद्यालय है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, आज से 50 साल बाद मेरी मृत्यु के कश्मीर घाटी में कोई व्यक्ति जाए और जाके कहे, मधुप नाम सुन के कहे हमने हमारे पूर्वजों से सुना, क्या तब तो बात मेरी क्या सफलता बात है, बहुत नहीं तो खूब, सफलता नहीं। बहुत खूब। तो ये जिस तरह के हमने डॉक्टर महेंद्र मधुप साहब से बातचीत की कि उन्होंने अपने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किया। अलबेलो राजस्थान के कार्यक्रम में आज जिस हम डीडी राजस्थान के इस मंच पर हैं, डीडी राजस्थान का भी हमेशा ये प्रयास रहा है कि आपको लोक संगीत, कला, विज्ञान, शिक्षा, सामाजिक सरोकार, इन सारे स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों से मिले जुले कार्यक्रम प्रस्तुत करके आपके जीवन को बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। और ये प्रयास जारी रहा है, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हमने कार्यक्रम के बीच में हमने देखा कि जबकि आज की खास बातों में हमने देखा कि आज का ये दिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी अभिनेत्री को भी समर्पित है जिन्होंने अपनी हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम बनाया, उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के रूप में मान्यता मिली है, और एक ऐसी अप्रतिम अभिनेत्री जिन्हें आज भी बहुत पसंद किया जाता है और आज भी जिनके गीतों को, उनके अभिनय को याद किया जाता है। ट्रेजेडी क्वीन उन्हें सिर्फ उनके रोल्स के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है कि उनके जीवन के कुछ पहलू जो हैं वो भी इतने दर्दनाक रहे कि उनका जीवन पूरी तरह से एक ट्रेजेडी को समर्पित रहा। डॉक्टर साहब, समय है कि हम मीना कुमारी जी का एक गीत के साथ में इसका समापन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम धन्यवाद देने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश दे रहे हैं। उसके बाद हम मीना कुमारी जी के एक गीत के साथ में इसका समापन करेंगे। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मीनक जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरी माँ कहा करती थी, करीब 100 साल की में मृत्यु हुई जी, और यह पता नहीं है कि कल क्या होगा जी, हर पल को जिए, हर दिन को आप ये बनाएं कि आज मुझे संपूर्ण कार्य करना है। कितने भी हार जाएं, परंतु अंत में जीत मिलेगी। जीत यह तब मिलेगी जब हम इस स्थिति में पहुंच जाएं कि हम कुछ ऐसा परिवार के अलावा उन लोगों के लिए भी करें जिनको आवश्यकता है। तो आप निश्चित मानिए देश के लिए करेंगे, मीनक जीवन के लिए करेंगे, माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं उनके लिए देंगे। इस बात को भूल जाएं कि साहब हमें जीवन में प्रशंसा मिले या पुरस्कार मिले। बड़ी बात यह है कि जब आप दुनिया में नहीं रहे, उसके 50 साल बाद लोग आपको याद करें और आपके परिवार के लोग आप पर गर्व करें। बिल्कुल, बहुत खूब। और डीडी राजस्थान का भी यही प्रयास है कि आपको लगातार मनोरंजन के साथ में शिक्षा और सूचना का प्रवाह निरंतर बना रहे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहें और अलबेलो राजस्थान को जो आपका प्यार मिला है वो प्यार भी इसी तरह से बढ़ता रहे। हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।